Good morning all of you and welcome to my YouTube channel Behave Education Super. Today we'll discuss about Viceroy of इंडिया। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के जितने भी वॉइसरॉय हुए, कब से, लेकिन 1856 से लेके 1947 तक जितने भी वॉइसरॉय रहे इनके बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आपके लिए क्या होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज होगा। तो उससे पहले आप ध्यान रखना, देखो, देयर इज नॉट सिंपल वे टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज मोर इंपोर्टेंट टू अचीव सक्सेस। देखो, सफलता का कोई क्या नहीं होता, कोई सरल मार्ग नहीं होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कठिन कार्य, अधिक मेहनत करना पड़ता है, तभी आपको क्या होता है, सफलता जो सक्सेस होता है वो क्या होती है, अचीव होती है। याद रखना, कभी इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। तो चर्चा करेंगे भारत के वॉइसरॉय के बारे में। 1856 लेके 1947 तक जितने वॉइसरॉय हुए इनके बारे में चर्चा करेंगे। आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु क्या होगा, आपके लिए लड्डू वीडियो साबित होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सीरीज। देखो, परीक्षाओं में प्रश्न किस हिसाब से बन जाते हैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो, हु वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन था, ठीक है। तो कौन था, द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो पहला कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इसी के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग क्या था, भारत का प्रथम वॉइसरॉय था, ठीक है। कब से रहा, 1856 से लेकर 62 ईस्वी तक इसका क्या रहा, शासनकाल रहा। इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, जो 1857 की क्रांति जिसे विद्रोह कहते हैं, ठीक है, इसी के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्य में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। क्या है 1857 की क्रांति, देखो, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने क्या, बैरकपुर में विद्रोह आरंभ किया था। किसने किया था 1857 में ये क्रांति, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में यह विद्रोह क्या कर दिया था, आरंभ किया था। 1857 की क्रांति की बात करें तो इसी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आरंभ हुई, ठीक है, जिसे भारत का प्रथम वॉइसरॉय कहा जाता है। इसने बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू किया था, ठीक है। याद रखना, बंगाल काश्तकारी अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया, भारत के प्रथम वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग द्वारा क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। वहीं भारतीय दंड संहिता अस्तित्व में आई तथा उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। क्या है भारतीय दंड संहिता, आपको पता है क्या है भारतीय दंड संहिता, इसी के कार्यकाल में अस्तित्व में आई और उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। मुझे बताइए, मुझे क्या है भारतीय दंड संहिता। तो देखो, क्या है भारतीय दंड संहिता, भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में भी अब यह दंड संहिता आईपीसी लागू है, ठीक है। याद रखना, मैंने छोटा सा आपको बता दिया दंड संहिता के बारे में। वही क्या बताया, देखो, दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू हुआ था, 1860 में लागू हुआ था, ठीक है। क्या बताया, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 62 था और दंड संहिता इसी के कार्यकाल में 1860 में क्या हुआ, आरंभ हुआ, ठीक है। आगे चर्चा कर लेते हैं। देखो, 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में क्या कर दिया, विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की इसके द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा क्या किया गया, 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बंबई और में विश्वविद्यालय की क्या हुई, स्थापना हुई। देखो, लॉर्ड कैनिंग से कितने इंपोर्टेंट फैक्ट बने, भारत का प्रथम वॉइसरॉय, ठीक है। 1857 जो मंगल पांडे द्वारा क्रांति की थी इसी के शासनकाल में हुई, ठीक है। इसने बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू किया था, ठीक है। भारतीय दंड संहिता इसी के कार्यकाल में अस्तित्व में आया। वहीं 1827 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बे में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई। सेकंड है हमारे, कौन है हमारे, लॉर्ड एल्गिन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। 1862 से 63 तक रहे ये, ठीक है, 62 से 63 तक रहे। इनसे एक ही क्या है, एक ही इंपोर्टेंट फैक्ट है। देखो, इनके शासनकाल में बहाबियों का विद्रोह हुआ था। किसका, बहाबियों का विद्रोह हुआ था, ठीक है। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि पहला ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, जो जो इंपोर्टेंट होंगे मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है। तीसरा है हमारे सर जॉन लॉरेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सर जॉन लॉरेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1864 से 69 ईस्वी तक इनका क्या रहा, शासनकाल रहा। इसके
शासनकाल में भूटान में युद्ध हुआ था तथा 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा प्रारंभ हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया जाए कि भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, तो हमारे सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 1864 से 69 इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा। तो याद रखना इनसे क्या इतने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ठीक है, चौथे हमारे जो वॉइसरॉय आए हमारे कौन आए, लॉर्ड मेयो आए। ठीक है, 1869 से लेकर 72 तक इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा। देखो क्या हुआ, इनके शासनकाल में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ। भारत में क्या हुआ, वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी किसके काल में हुई, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। वहीं इनसे एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, इन्हीं के कार्यकाल में पहली अनियमित जनगणना हुई। किसके काल में पहली अनियमित जनगणना हुई थी भारत में, तो हमारे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में क्या हुई, पहली अनियमित जनगणना हुई थी। और इससे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है मुझे बताओ। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई, तो जो देश की पहली जनसंख्या नीति थी उसकी घोषणा 1976 में की गई थी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि देखो, क्या पूछ लिया जाए कि देखो कि जो भारत था, भारत की पहली अनियमित जनगणना किसके काल में हुई, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। क्या उसका ईयर रहा होगा, जैसे इनका कार्यकाल तो 1869 से 72 था, तो अनियमित जनगणना किस वर्ष हुई होगी बताओ मुझे गैस करके। तो क्या देखो, लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम, ठीक है, 1872 में अनियमित जनगणना करवाई थी। ठीक है, इन्हीं के काल में हुई थी। अगर प्रश्न इससे दो तरीके से पूछ लिया जा सकता है। अगर पूछ ले कि ब्रिटिश भारत की पहली अनियमित जनगणना, तो लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में। अगर पूछ ले प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में किसके शासनकाल में हुई, तो वो लॉर्ड रिपन की कार्यकाल में हुई। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में यहाँ से। ठीक है, हमारे जो नेक्स्ट है वो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कब से, 1872 से 76 ईस्वी तक इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा। ठीक है, इसने कूका आंदोलन का दमन किया। कूका आंदोलन क्या था, कूका आंदोलन, अगर लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने इसका दमन किया तो क्या होगा कूका आंदोलन, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताता हूं मैं आपको क्या है कूका आंदोलन। देखो क्या था कूका आंदोलन, देखो पंजाब के कूका लोगों, नामधारी सिख होते हैं कूका लोग। ठीक है, नामधारी सिख कौन होते हैं, कूका लोग होते हैं, द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था जो मूलतः अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था। बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो कूका जो आंदोलन था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, किसके कार्यकाल में इसका दमन किया गया, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में इसका दमन किया गया। द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है इससे, देखो एक तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने क्या किया, कूका आंदोलन का दमन किया। ठीक है, किसके बारे में है कूका आंदोलन, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसने आयात कर को कम किया और निर्यात कर को समाप्त कर दिया। क्या किया नॉर्थब्रुक ने, आयात कर को कम कर दिया और जो निर्यात कर था इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड लिटन जी आ गए। ठीक है, 1876 से 80 तक इनका क्या रहा, शासनकाल रहा। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, इसे स्टार लगा लीजिए, इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि किस वॉइसरॉय को ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है, तो लॉर्ड लिटन को ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसने दिल्ली में एक भव्य दरबार 1878 ईस्वी में आयोजन किया जिसमें विक्टोरिया को भारत का क्या, महारानी घोषित किया। देखो लॉर्ड लिटन ने क्या किया, 1878 में दिल्ली में एक भव्य क्या किया, दरबार का आयोजन किया जिसमें विक्टोरिया को का भारत की महारानी घोषित किया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 19 वर्ष कर दी। ठीक है, लॉर्ड लिटन द्वारा जो सिविल सेवा में जो प्रवेश की अधिकतम आयु थी पहले 21 थी, उसके बाद लॉर्ड लिटन ने घटा के कितनी कर दी, 19 कर दी। ठीक है, अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की क्या की, स्थापना की थी। रिचर्ड एस्टी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन भी किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड रिपन है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, 1881 में
नियमित रूप से जनगणना आरंभ हुई किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में नियमित जनगणना आरंभ हुई प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में? तो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, 1884 इनका शासनकाल रहा। ठीक है, लॉर्ड रिपन की शासनकाल की बात करें तो 1880 से लेकर 84 तक रहे। सन 1881 में नियमित जनगणना आरंभ हुई और 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर, क्या था वर्नाक्यूलर, ठीक है, अधिनियम को रद्द कर दिया गया। क्या था वर्नाक्यूलर जो अधिनियम था, इसे रद्द कर दिया 1882 में। था क्या आखिर ये? आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो मेरी वीडियो होती है कनेक्टिंग होती है, जहां आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, वर्नाक्यूलर अधिनियम क्या था? जो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया। वर्नाक्यूलर एक्ट क्या था? देखो, ब्रिटिश भारत में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने और ब्रिटिश नीतियों के प्रति आलोचना की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, ठीक है, 1878 अधिनियमित किया गया। विशेष रूप से दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध 1878 की शुरुआत के साथ विकसित विपक्ष यह अधिनियम भारत के तत्कालीन वायसरॉय लिटन द्वारा प्रस्तावित किया। किसके द्वारा? लिटन द्वारा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट बताता हूं। देखो, 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ। क्या है इल्बर्ट बिल? देखो, अब नेक्स्ट आ गया इल्बर्ट बिल। क्या हुआ? आपको पता होना चाहिए, हर चीज आपको जब पता होगा, हर वर्ड की आपका अर्थ आपको उसके बारे में ज्ञान होगा, तभी आप अच्छे से क्या कर सकते हो? नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है, 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो क्या है इल्बर्ट बिल? तो जो इल्बर्ट बिल था, देखो, इल्बर्ट विधेयक 9 फरवरी 1883 में समस्त देश में एक ही फौजदारी कानून लागू कर दिया गया था और प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे। उससे पूर्व देश में 2 प्रकार के कानून चलते थे, एक प्रेसिडेंसी नगरों में अंग्रेजी कानून और दूसरी ग्रामीण प्रदेशों में मुगल कानून। ठीक है, उस समय ऐसा सोचा गया कि यूरोपीय व्यक्तियों को मुस्लिम कानून के अंतर्गत लाना ठीक नहीं है और उस समय एक प्रथा बन गई थी कि प्रेसिडेंसी नगरों भारतीय दंड नायक तथा सेशन जज भारतीय तथा यूरोपीय दोनों में मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं, परंतु ग्रामीण प्रदेशों में केवल यूरोपीय न्यायाधीशों की यूरोपीय अभियुक्ति तो को मुकदमा सुन सकते हैं। दीवानी मामलों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था और 1872 में 3 भारतीय जो संवर्धित जनपद सेवा में नियुक्त हुए थे, उनमें एक कौन थे? श्री बिहारी लाल गुप्ता। वह कोलकाता के प्रेसिडेंट दंड नायक के पद पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग था ये? फौजदारी कानून लागू कर दिया गया था, उसी के संदर्भ में था इल्बर्ट बिल। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, 1883 में क्या हुआ? पारित हुआ, जिसने जातीय भेदभाव के आधार पर की जा रही न्यायिक अयोग्यता को दूर किया। ठीक है, जिसने क्या किया? जातीय आधार एवं भेदभाव पे जो न्यायिक क्या हो रहा था? अयोग्यता को दूर किया गया। देखो, जाति एवं भेदभाव पर क्या न्याय किया जाता था, उसकी अयोग्यता को दूर किया गया इल्बर्ट बिल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। देखो, किसने दी? देखो, लॉर्ड रिपन को किसके द्वारा भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे, उनके द्वारा लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की क्या दी गई? संज्ञा दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड डफरिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, लॉर्ड डफरिन की शासनकाल की बात करें तो 1884 से 1888 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? O.A. ह्यूम द्वारा। ठीक है, हुई, तथा तृतीय आंग्ल बांग्ला युद्ध 1885 से 88 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना। लॉर्ड डफरिन से 2 इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। एक तो इसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी तथा तृतीय आंग्ल बांग्ला युद्ध 1885 से 88 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगर आपको बांग्ला युद्ध के बारे में जानना है, जो आंग्ल बांग्ला युद्ध थे, इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में जानना है, तो मैं उसकी अपनी एक नई सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है, आज हम वॉइसरॉय के बारे में चर्चा करेंगे। अगर मैं यहाँ ज़्यादा हर चीज़ों को बताते चलूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, आप बोर हो जाओगे, इसलिए
वीडियो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कौन है, 9वें हमारे हैं लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कब से इनका शासनकाल था, 1888 से 94 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन का 1888 से 94 ईस्वी तक शासनकाल रहा। और इनके शासनकाल से जो इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो लॉर्ड लैंसडाउन थे इनके शासनकाल की बात करते हैं। ठीक है, इनके शासनकाल में भारत परिषद अधिनियम 1882 पारित किया गया था। क्या पारित किया गया, पूछ लिया जाए आपसे कि किसके शासनकाल में भारत परिषद अधिनियम 1882 पारित किया गया। 1882 में पारित हुआ, भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, उस समय कौन वाइसरॉय थे भारत के, तो लॉर्ड लैंसडाउन थे। ठीक है, इनका शासनकाल 1888 से 94 में था, लेकिन जो भारत परिषद अधिनियम हुआ इसी बीच 1882 में पारित किया गया, जिसके द्वारा विधान परिषद का विस्तार हुआ। जिसके द्वारा क्या, विधान परिषद का क्या हुआ, विस्तार हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए डुरंड आयोग का गठन किया गया। देखो, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए डुरंड आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। जैसे आपसे मैं पूछ लूं, क्या पूछ लूं, बताओ मुझे, पूछ लूं कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है। ठीक है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, डुरंड रेखा जिसके बात कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। ठीक है, तो डुरंड रेखा किसके बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। इनके सीमा निर्धारण के लिए डुरंड आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। कब किया गया वो भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, गठन इसका देखो इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, 1896 में सर मोर्टिमर डुरंड द्वारा किया गया था। चूंकि उस समय भारत एवं पाकिस्तान एक ही थे। देखो, किसने किया था इसका निर्धारण, सर मोर्टिमर डुरंड द्वारा, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे। बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण यही रेखा करती है, जो कि काफी छोटी है और वर्तमान में पीओके के अंतर्गत ही स्थित है। ठीक है, और मैं पूछूं 70वीं समांतर रेखा किसके बीच है, 24वीं समांतर रेखा किसके बीच है, इनके बारे में आपको अगर जानना है आप मेरे ज्योग्राफी वाली सीरीज में जा सकते हो, वहां मैंने इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो वाइसरॉय थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है, एक तो लॉर्ड एल्गिन थे, अब आगे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इनका शासनकाल था 1894 से 99 ईस्वी तक। ठीक है, 1894 से 99 ईस्वी तक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का क्या रहा, शासनकाल रहा। इनसे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे। देखिए, 1895 ईस्वी में आंग्ल रूस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत आक्सन नदी ब्रिटिश साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारित की गई। देखो, क्या किया गया, आंग्ल रूस संधि के अंतर्गत इस पे हस्ताक्षर हुए और आक्सस नदी ब्रिटिश साम्राज्य की उत्तरी सीमा निर्धारित की गई 1895 में। ठीक है, कौन थे वाइसरॉय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है 1895 से 98 ईस्वी के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में क्या आया, भयंकर अकाल पड़ गया। देखो, इन्हीं के शासनकाल में। ठीक है, 1895 से 98 ईस्वी के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 1905 सुनते ही आपके मन में कुछ और आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, बंगाल विभाजन आ जाना चाहिए। ठीक है, बंगाल विभाजन का क्या बन जानी चाहिए, स्मृति बन जानी चाहिए। बात हो गई 1905 की, तो अभी थोड़ी देर में उसके बारे में भी आपको बताता हूं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से लेके 1905 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में। देखो, 1899 से 1900 ईस्वी के दौरान अकाल और प्लेग के कारण समस्याओं में वृद्धि हुई थी। इसी दौरान क्या, अकाल एवं प्लेग जैसी महामारी आ गई थी और इनमें क्या हुई, इनकी समस्याओं में वृद्धि हुई। उसने 1902 ईस्वी में सर एड्रयूड फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का तथा 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ठीक है, देखो, जो लॉर्ड कर्जन था, इन्होंने 1902 ईस्वी में सर एड्रयूड फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग तथा 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की क्या की, स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में। ठीक है, 1905 से लेके 10 तक इनका क्या रहा, शासनकाल रहा। ठीक है, 1905 से 1910 तक इनका क्या रहा, शासनकाल रहा। 1905 जैसे मैंने क्या बताया, बंगाल विभाजन की स्मृति बन जानी चाहिए। तो बंगाल विभाजन से आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं।
तो बात कर रहे थे हम बंगाल विभाजन, ठीक है। 1905 ईस्वी राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। किसने की बंगाल विभाजन की घोषणा? लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 16 अगस्त 1905। डेट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अगस्त 1905। पूरी डेट याद रखना, खाली 1905 से काम बनने वाला नहीं है। 16 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। इसकी घोषणा की गई थी। पूरे देश में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। पूरे देश में क्या शोक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है। इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोमार बांग्ला नामक क्या लिखा? बताओ मुझे, क्या लिखा? बताओ क्या लिखा? गीत लिखा, ठीक है। जो बाद में बांग्लादेश का क्या बन गया? राष्ट्रगान बन गया, ठीक है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के फलस्वरूप 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो बंगाल विभाजन से मैंने इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दिया, क्योंकि 1905 का वर्ष चल रहा है तो बताना आपको जरूरी होता है, ठीक है। चीजों के साथ अगर कनेक्टिंग करें तो आप ज्यादा समझ सकते हो, ठीक है। तो कब हुआ बंगाल विभाजन की घोषणा? तो 16 अगस्त 1905 को हुआ, ठीक है। देखो अब बात कर लेते हैं वही लॉर्ड मिंटो के शासनकाल के बारे में बात कर रहे थे। 1905 से 10 ईस्वी तक इनका क्या रहा? शासनकाल रहा। जर्मनी के खतरे से निपटने के लिए आंग्ल रूस की संधि 1907 ईस्वी में की गई। 1909 में के एक्ट के मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। माल्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, ठीक है। इससे इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट बात कर देते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में, इनका शासनकाल 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। इनसे जो इंपोर्टेंट फैक्ट बढ़ते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज के आगमन के अवसर पर दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया इसी काल में, ठीक है। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को नई राजधानी बनाया गया, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में क्या किया गया? एक दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन किया गया और बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को नई राजधानी बना दी गई थी, ठीक है। पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में कहाँ कर दी गई? ये जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में, तो उसके बाद कहाँ? कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका शासनकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। 1916 से 1921 ईस्वी तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल रहा। 1917 ईस्वी में अगस्त घोषणा की गई। क्या की गई? 1917 में अगस्त घोषणा की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना भी इसी चेम्सफोर्ड के शासनकाल में की गई। वहीं 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के दिशा निर्देश पर जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था, ठीक है। ऐसा एक दर्दनाक, एक नरसंहारक, एक भयानक दिन था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के दिशा निर्देश में उसके सैनिकों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या कर दिया? ऐसे नरसंहारक अत्याचार को क्या किया? घटित किया, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में व्याख्यात्मक रूप में जानना है तो मैंने कल ही उसकी वीडियो अपडेट की थी 13 अप्रैल को, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन सुपकार पे देख सकते हो, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का संपूर्ण निचोड़ एवं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या किए हैं, मैंने संकलन किए हैं, ठीक है। चलो हमने बता दिया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में चर्चा कर ली। अब बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में। लॉर्ड रीडिंग के बारे में 1921 से 1926 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्थ भारत आया था। कौन आया था 1921 में भारत? तो प्रिंस ऑफ वेल्थ आया था। प्रश्न किस हिसाब से पूछ लेगा कि देखो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल 1921 में कौन भारत आया था? तो प्रिंस ऑफ वेल्थ भारत आए थे, ठीक है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। देखो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का क्या किया? गठन किया। वहीं मैंने आपको पहले बताया था कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम बार किसने किया था, ठीक है। 3 लोगों ने किया था। किसने किया था मुझे बता दो। एक तो किसने किया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा।
ठीक है। एक तो उन्होंने किया था, कौन थे आप बताओगे, ठीक है। एक किसने किया था, भारत के वयोवृद्ध पुरुष ने किया था, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। कितने रुपया, 20 रुपया प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का क्या किया था, आकलन किया था, ठीक है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जिनकी पुस्तक है, उनके द्वारा स्वराज्य शब्द का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। तो कौन थे वो आप बताओगे। और तीसरा तो आप ही बताओगे कमेंट में कौन था, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो तो मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स की वीडियो पे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो हमारे नेक्स्ट है वो है लॉर्ड इरविन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इनका शासनकाल 1926 से 1931 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। 1926 से 1931 ईस्वी तक लॉर्ड इरविन का क्या रहा, शासनकाल रहा। इनसे जितने महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। कौन था साइमन कमीशन, बताओ मुझे, क्या जानते हो आप साइमन कमीशन के बारे में। मैंने तो आपको बता दिया कि लॉर्ड इरविन का शासनकाल चल रहा था 1926 से 1931 तक, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। तो क्या जानते हो आप साइमन कमीशन के बारे में। अगर आप साइमन कमीशन के बारे में नहीं जानते हो तो खाली सन से क्या करोगे। देखो, अगर आपको सन याद है तो साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि जरूरी है। देखो, ठीक है, आप खाना खाते हो तो रोटी नहीं खाते, उसके साथ आपको सब्जी भी चाहिए होती है, आपको सैलेड्स भी चाहिए होती है, ठीक है, आपको अचार भी चाहिए होता है। उसी प्रकार अगर आपको एक फैक्ट याद करना है तो उसके बारे में 4-5 पहलू आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। आप जैसे अपने नाम के साथ अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम, ठीक है, अपने भाई, अपनी बहन, अपने घर, अपने आमा, अपने बूबू, सबके नाम याद रखते हो, उसी प्रकार एक फैक्ट के बारे में 5 या 6 चीजें आपको याद होनी चाहिए। तभी आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। आयोग आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो आप क्या करोगे, झट से जवाब दोगे, ठीक है। चटमंगनी पटबिया वाला सीन शॉट होगा, ठीक है, याद रखना। तो साइमन कमीशन के बारे में आप क्या जानते हो। देखो, आपको मैं बताता हूँ साइमन कमीशन, ठीक है, कब भारत आया, 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन, इनका पूरा नाम था, ठीक है, के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाला आयोग की स्थापना की, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन बंबई पहुंचा, ठीक है। तो 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन कहाँ पहुंचा, भारत के बंबई नामक स्थान पर पहुंचा। इसमें 7 सदस्य थे। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, सर जॉन साइमन कर रहे थे, ठीक है। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि भारत के संवैधानिक विस्तार का स्वरूप कैसा हो। इसका क्या उद्देश्य था इस साइमन कमीशन का, कि जो क्या था इसका उद्देश्य, जो आयोग था इसका कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि भारत में संवैधानिक विस्तार का स्वरूप कैसा हो। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं करने के कारण भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ। आयोग के विरोध के दौरान लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। इस आयोग के विरोध के दौरान लाहौर में लाठीचार्ज होगी, ठीक है। उसमें गहरी चोट किसको लगी, लाला लाजपत राय को लगी, जिसके कारण इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है। इनसे इतना महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बता दिया। वही नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। देखो, 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। वही नेक्स्ट दांडी मार्च के साथ 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। देखो, दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। अगर आपको महात्मा गांधी जी के आंदोलनों के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करनी है तो मेरे YouTube चैनल पे पड़ा है, इनके उसमें सारी क्या है, आंदोलन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1942 तक के जितने इनके मुख्य आंदोलन थे उनके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सभा लंदन में आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सभा कब कहाँ आयोजित की गई, 1930 में लंदन में आयोजित की गई थी। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने क्या किया, हिस्सा नहीं लिया। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। देखो, आपसे पूछा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड विलिंगटन के बारे में जानते हैं, ठीक है। विलिंगटन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका शासनकाल 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। 1931 में द्वितीय गोलमेज कांग्रेस का आयोजन किया गया। जो गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। वही मैंने पहला आपको कब बताया, पहला मैंने 1930 बताया, द्वितीय 1931 हो गया, ठीक है।
देखो इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया, गांधी जी ने किया था। लेकिन जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उस वो कब हुआ, 1930 में हुआ। उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा नहीं लिया था। 1931 वाला द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी क्या थे, कार्यरत थे। 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड द्वारा दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन भी किया। सितंबर 1932 के पूना पैक्ट के तहत स्वर्ण हिंदू और दलितों के वर्ग के बीच व्यवहारिक रूप से संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र पर सहमति हुई। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो कब हुआ, 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। देखो बोर होना नहीं है, आपको एनर्जी बनाए रखना है, ठीक है। आपकी एनर्जी आपकी बुद्धि का क्या करेगा, विकास करेगा। 3-4 वॉइस रॉय और हैं, 4 से 5 मिनट पे मैं समाप्त कर दूंगा। तेजी से बढ़ते हैं समझाते हुए, फिर आप क्या कर लोगे, रेस्ट कर लोगे, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे कौन है, लॉर्ड लिनलिथगो है। क्या है, लिनलिथगो है। इनका शासनकाल 1936 से 1943 ईस्वी तक रहा, ठीक है। 1936 से 1943 तक रहा। इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट इनके शासनकाल में क्या क्या हुए। पहली बार चुनाव 1937 ईस्वी में हुए थे। पहली बार चुनाव कब हुए थे, 1937 ईस्वी में हुए थे। आपसे पूछ लिया जाए कि पहली भारत में, ब्रिटिश भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे, 1937 ईस्वी में हुए थे। कांग्रेस ने 11 से 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई थी। देखो टोटल कितने, कुल 11 प्रांत थे, उसमें से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या कर दी, अपनी सरकारें बना दी। वहीं 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में कांग्रेस प्रांतीय सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939, तो प्रथम कब हुआ, द्वितीय की विश्व युद्ध की बात कर ली, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ बताओ मुझे। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 28 जुलाई 1914, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी ने साइबेरिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 2 अगस्त 1914 को ओटोमन साम्राज्य और जर्मनी के गठबंधन की एक गुप्त संधि पर हस्ताक्षर किए गए और अगस्त 1914 में जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। पहला विश्व युद्ध कब, 28 जुलाई 1914 को, ठीक है। और द्वितीय मैंने आपको बता दिया कि 1939 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं। देखो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडल को त्यागपत्र से मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। मैंने क्या बताया कि देखो क्या बताया कि जो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में कांग्रेस प्रांतीय सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुक्ति दिवस रूप में मनाया, ठीक है। उस त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, कांग्रेस के मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। वहीं 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, अंग्रेजों द्वारा 8 अगस्त 1940 को लाया गया। 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पर पारित किया। 1942 से देखो एक फैक्ट और बनता है, गांधी जी द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, चलाया गया था, ठीक है। वहीं 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड वेविल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 और है, इसके बाद सीरीज समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इनका शासनकाल 1944 से 1947 तक रहा। कब रहा, 1944 से 1947 तक रहा। वेविल योजना ने जून 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया। मुस्लिम लीग ने इस बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था, बहिष्कार किया था। जो वेविल योजना है ये कब, जून 1945 में शिमला सम्मेलन में आयोजित किया गया और मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, बहिष्कार किया, ठीक है। तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में हुआ था ये। वहीं कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी ने एक अंतरिम सरकार का प्रावधान किया और भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने का मार्ग प्रस्तुत किया, ठीक है। याद रखना ये था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल का। अब लास्ट आपका 20वां है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। तो पहला क्या बताया था, लॉर्ड कैनिंग बताए थे भारत की प्रथम, और अभी अंतिम 1947 के कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। देखो 3 जून 1947 को माउंटबेटन की योजना के तहत भारत में का क्या हुआ, विभाजन किया गया, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन की योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया, ठीक है। पहले भारत पाकिस्तान एक थी, लेकिन क्या हुआ, भारत का विभाजन हो गया, ठीक है। चर्चा करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से भारत तथा पाकिस्तान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुई।
अगर पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? 14 अगस्त 1947, एक दिन पहले। तुरंत उसके बाद एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत माँ क्या होगी? आज़ाद होगी इस ब्रिटिश सरकार से। उसी दिन से हम 15 अगस्त 1947 को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे महान पुरुष जो थे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और क्या थे? बाल गंगाधर तिलक, और हमारे लाल बाल पाल, हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और हमारे जो महान इस धरती पे पैदा हुए थे महान पुरुष जिन्होंने अपनी जानों की न्यौछावर कर दी, उनको नमन करते हैं उसी दिन, उनको श्रद्धांजलि करते हैं, उनको स्मृति देते हैं। कब? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो ये हमारी आज जो भारत के क्या थे? वॉइस रॉय थे, उनकी चर्चा समाप्त हो गई है। हमने 1856 से लेके 1947 तक जितने क्या हुए भारत में वॉइस रॉय आए, जिनका शासनकाल रहा, उनके बारे में चर्चा कर ली। उनके बारे में जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके बारे में चर्चा कर ली। अगर बात करें भारत का पहला वॉइसरॉय के बारे में तो लॉर्ड कैनिंग था। वही बात करें लास्ट वाले की तो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। अगर साथियों आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन सुपकार से संलग्न हो सकते हो, जहां आपका क्या किया जाता है? बेस तैयार किया जाता है। आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या बनाया जाता है? एक सुदृढ़ स्तंभ के रूप में स्थापित किया जाता है। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार ही उसका परिचय है, ठीक है। तुम्हारा जो व्यवहार है तुम्हारा परिचय है। आपका व्यवहार में परिवर्तन ही आपका शिक्षा है। आपका बोलना, आपका समाज में आप किस प्रकार के रहते हो, समाज में आप लोगों से किस प्रकार रिस्पेक्ट देते हो, किस प्रकार के रिस्पेक्ट लेते हो, आपका छोटे से कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, बड़ों से कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, वही आपकी शिक्षा है। तो हमारा क्या है? एक उद्देश्य है बिहेवियर एजुकेशन सुपकार का। क्या है? बिहेवियर एजुकेशन सुपकार का क्या है उद्देश्य? कि आपको व्यवहारिक शिक्षा देना है। अपनी सीरीज समाप्त करूंगा आपको एक मोटिवेशनल शब्दों के साथ। देखो क्या है मोटिवेशनल शब्द? देखो, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद है कुछ पाने की, परिस्थिति हरा नहीं सकती है। देखो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आपके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाए, आपके पास दो ऑप्शन हो जाए, या तो आप पत्थर को देख के वापस अपना रास्ता बदल दें, या तो पीछे हट जाएं, या तो पत्थर को आगे ठोकर मार के आगे बढ़ जाएं। इसलिए कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, ठीक है, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद है कुछ पाने की, परिस्थिति हरा नहीं सकती। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल पे क्या कर सकते हो? विजिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार।